वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज का इनकम टैक्स डोज का वीडियो जो है सभी के लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। क्योंकि ITR 1 मैं यहाँ पे लाइव फाइलिंग का डेमो आपको यहाँ पे इस वीडियो में दूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी कि ITR 1 आप कैसे फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ITR 1 पे मैंने वीडियो बनाया है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए ITR 2, ITR 3, ITR 4 के वीडियो भी लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो अब यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ITR 1 को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे गैदर करने हैं? टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर वो आप पे एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले है फॉर्म 16 जो कि है सैलरी इनकम का। तो अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई भी जॉब स्विच की है तो फॉर्मर एम्प्लॉयर का और आपके करंट एम्प्लॉयर का दोनों से आपको अपडेटेड फॉर्म 16 चाहिए जिसमें आपकी सारी सैलरी की डिटेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल गैदर करनी है जो कि है टोटल रेंट रिसीव। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना रेंट रिसीव हुआ है, उस पर कितना आपने टैक्स पे किया है, लोकल अथॉरिटी को प्रॉपर्टी टैक्स, और उसके अलावा आपका जो है हाउसिंग लोन का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चाहिए जिसके अंदर आपकी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की डिटेल रहेगी। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जितना इंटरेस्ट आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिला है उसका टोटल फिगर आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई FD करवा रखी है, RD, NSC, PPF या किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है तो आप यहाँ पे उस इंटरेस्ट की डिटेल को जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप यहाँ पे गैदर करेंगे, उसको यहाँ पे जो है कलेक्ट करेंगे ITR को फाइल करने से पहले। उसके बाद है फॉर्म 16A। अगर आपके जो FD का इंटरेस्ट है, RD, अदर इंटरेस्ट पे TDS कटा है तो आप जो डिडक्टर है उससे फॉर्म 16A लेंगे और उसके साथ आपने जो पेमेंट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो एडवांस टैक्स का हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हो, तो उसके टैक्स चालान को आप ले लेंगे जिसमें कि आपका BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट मेंशन रहता है। उसके बाद आपको करना है 26 AS जो कि अब हो गया है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इसका अपडेटेड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे लेना है और उसको रिकंसाइल करना है अपने फॉर्म 16, 16A, 16C अगर आपका कुछ है, या फॉर्म 27D से। तो आपको 26 AS जो है वो अपडेट हो चुका है 1 जून से। अब नया 26 AS आपको यहाँ पे मिलेगा तो उसको अपडेटेड लेना है। 26 AS में आपको रिकंसिलेशन करना है फॉर्म 16 में जितनी एंट्री पे आपका TDS कट रखा है, जितनी अमाउंट पे फॉर्म 16A में उतनी ही अमाउंट पे आपका TDS जितना डिडक्ट हो रखा है उतनी ही अमाउंट का TDS जो है आपका 26 AS में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा टाइम ठहर जाइए, क्योंकि TDS रिटर्न की डेट जो है 4th क्वार्टर की वो 30 जून कर दी है गवर्नमेंट ने। 30 जून के बाद जो है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं ताकि आपका जो TDS रिफ्लेक्ट होगा 26 AS में उसका ही रिफंड आप यहाँ पे ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो आप यहाँ पे उसके बाद रिटर्न का रिफ़ंड, चाहे आपका एक्सेस TDS बनता हो, आप उसका रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि 80C की डिटेल। 80C के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे LIC, PPF, NSC, ELSS, म्यूचुअल फंड, FDR, ट्यूशन फीस या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे गैदर करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ 9th पॉइंट की, 9th डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल। इसमें आपने चाहे सेल्फ के लिए किया हो या पेरेंट्स के लिए किया हो या फैमिली के लिए किया हो, इसकी कंप्लीट डिटेल अब आपको 80D के एक
अलग शेड्यूल के अंदर डालनी होगी, तो इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद ATG के अंदर डोनेशन अगर आपने दिया है या आपने PM केयर फंड के अंदर डोनेशन दिया है तो उसकी भी आपको 100% डिडक्शन यहाँ पे ATG के अंदर मिलेगी। तो इसकी भी छूट आप यहाँ पे लेने के लिए आपको डिटेल्स चाहिएगी ATG की कंप्लीट डिटेल। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस अगर आपने किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, तो यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस जो आपने किया है चैप्टर 6A की पार्ट B की डिडक्शंस के लिए, तो वो आप यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक करते हैं तो उसकी आप क्लेम कर सकते हैं। ITR के अंदर इसके लिए एक डिफरेंट शेड्यूल डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, उसमें आप ये सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद है आपके पास होना चाहिए अपने ITR को वेरीफाई करवाने के लिए एक्टिव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड होगा, जिस पे आपका OTP आएगा और आप अपने रिटर्न को जो है वेरीफाई करवा पाएंगे। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि इनकम टैक्स का E-फाइलिंग पोर्टल है। आप वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जो देखेंगे आगे के ITR 1 की प्रोसेस को। इस तरह से हम कर लेंगे हमारे डैशबोर्ड पे लॉगिन। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है फाइलिंग ऑफ ITR और दूसरा है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म। तो जो आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं यानी कि ऑलरेडी फाइल्ड कर चुके हैं वो सारे रिटर्न आपको इस ऑप्शन में दिखाई देंगे, और इस बार अब हम फाइल कर रहे हैं अपने ITR को तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड को तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका 4 डिटेल आपसे मांगी गई है। पहली है पेन की जो आपका ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ 2021 को। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ITR। हालांकि अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ ITR 1 जो है ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अवेलेबल करवाया गया है। जल्द ही आपका ITR 4 जो है वो आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो उसका भी वीडियो अपडेट बना दूंगी मैं आपको। तो यहाँ उस पर भी आपको जो है ITR 4 के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है अगर आप ITR 4 को जो है फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है ITR फॉर्म जो है फाइलिंग टाइप। तो फाइलिंग टाइप के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। ये हमारा होगा ओरिजिनल रिटर्न, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओरिजिनल रिटर्न। और रिवाइज रिटर्न भी है तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन आपका अवेलेबल है। रिवाइज रिटर्न के केस में आगे आपसे डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। उसके बाद है सबमिशन मोड। सबमिशन मोड में आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिट करके बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना XML जो है वो प्रिपेयर करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के ऑप्शन को। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दी जाएंगे जो कि आपके प्रीफिल्ड ITR के बारे में बताता है कि कौन कौन सी डिटेल जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होगी। तो इसमें आपका नेम, पेन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपके पेन से प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद आधार एड्रेस से प्रीफिल्ड होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपकी प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स पेमेंट, TDS और TCS, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे ड्रैग किया जाएगा 26 AS से। जो आपकी सैलरी की इनकम है वो भी आपकी यहाँ पे इसमें इस रिटर्न में प्रीफिल्ड आएगी और ये ली जाएगी 26Q जो आपका डिडक्टर फाइल करेगा उसके एनेक्शर 2 से। और आपको ये डिटेल मैच करवानी है अपने फॉर्म 16 से। आई होप जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड को देख के जो है अपने पास रख लिया होगा। उसके बाद आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपने लास्ट रिटर्न के अंदर जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपने लिया था वो आप यहाँ पे ले सकते हैं और वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीफिल्ड आएगा, उसे चाहे तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आएगा आपका 26 AS से जो आपका TDS कटा हुआ होगा, आपकी रेंटल इनकम। तो ये भी आपको यहाँ पे मैच करवानी है अपनी टोटल रेंटल रिसीट से। उसके बाद अगर आपका टर्म डिपॉजिट पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो वो आपका 26 AS से जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट की डिटेल जो कि आपको इनकम टैक्स
रिफंड पे रिसीव हुआ है उसकी भी डिटेल आपकी 26 AS से लेके ली जाएगी और वो आपकी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो कि आपके एनेक्स 224Q यानी कि फॉर्म 16 से आपको ये मैच करवानी है। उसके बाद बैंक का डिटेल, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल जो है प्रीफिल्ड अकाउंट की डिटेल आपकी आएगी और उस पर आपको टिक करना है। प्री वैलिडेट जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपका ITR के अंदर आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर, यानी कि आप खुद के पैन के लिए कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन के अंदर सेल्फ डालना है, दूसरी कैपेसिटी के अंदर करने हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर जो है आपको लॉग करके पैन के अंदर वो डिटेल आपकी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्री वैलिडेट करवाने के बाद एक कंसेंट ली जाएगी। जो आपका प्रीफिल्ड डेटा है उसको आप एग्री कर रहे हैं प्रीफिल्ड डेटा के लिए और आपने जो नेसेसरी चेंज किया है वो भी आपका यहाँ पे हो गया है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ऑनलाइन प्रीफिल्ड डेटा है और ऑफलाइन अगर आप XML अपलोड करते हैं तो उसमें आपको सारा डेटा जो है वो लेटेस्ट यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ऑप्शंस को सबमिट करेंगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ITR 1 सहज इनकम टैक्स रिटर्न। साथ में यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात है कि इसे सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और जिनकी इनकम 50 लाख तक है और इनकम जो होनी चाहिए सैलरी हेड से होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपकी फैमिली पेंशन हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 5,000 रुपये तक होनी चाहिए। साथ में वो इंडिविजुअल जो है किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहला जो कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा वो दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन का। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है डू और डोंट्स। इसको अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सारी डिटेल जो आपको डालनी है वो इंडियन रुपी के अंदर डालनी है। आपको बैक बटन को जो है वो क्लिक नहीं करना है। अगर आप बैक बटन को क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो आपने सेव किया है वो लॉस हो जाएगा और आप यहाँ पे जो है लॉग आउट हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है सेव करने के लिए डेटा को सेव एज ड्राफ्ट करना है जब तक कि आप पूरा रिटर्न ना भर ले। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले प्रीव्यू देखना है, उसके बाद अपना सबमिट जो है ITR करना है। उसके बाद कैलेंडर चलते हैं पार्ट A पे जो कि है जनरल इन्फॉर्मेशन का। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी पैन से आपकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी और आपका आधार नंबर, आपका मेल ID, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपकी होगी। तो इसको मैं एक बार स्किप कर रही हूँ क्योंकि उसमें आपके पर्सन टू पर्सन जो है पर्सनल डिटेल वेरी करती है। इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। PSU के एम्प्लॉय हैं तो PSU सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशनर है तो पेंशनर के लिए मैं जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ तो उस टॉपिक पे हम जो है उस वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अदर यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं और आपकी सिर्फ अदर सोर्सेज और रेंटल की इनकम है या आपकी फैमिली पेंशन की इनकम है तो वो आप यहाँ पे अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अदर्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आता है आपका फाइल्ड अंडर सेक्शन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आपकी ड्यू डेट है तब तक आपका यहाँ पे जो है 139(1) रहेगा। उसके बाद जो है आपका ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट यहाँ पे हो जाएगा। ऑन और आफ्टर ड्यू डेट ये सारे बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और कॉन्डोनेशन से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद जो अभी इस रिटर्न से अमेंडमेंट किया गया था वो है 7th प्रोविजो का और ये पूछता है कि आप यहाँ पे 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग मैंडेटरी अपने रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे येस और नो का ऑप्शन है। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो नीचे दिए गए 3 ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे और आपको वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करने हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे और इसमें आपको इन तीनों ऑप्शन में तीनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं वो कैटेगरी के अंदर आपको येस करना है और उसकी अमाउंट भी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ
तो आपको यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका, अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट किया है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, या आपने अगर फॉरेन ट्रैवल किया है खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए, आपने एक्सपेंस जो किया है वो एक्सीड करता है 2 लाख रुपए से, और उसके बाद जो है आपने एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को येस सेलेक्ट करना है, और जो भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल है उस पर येस सेलेक्ट करना है, उसके अमाउंट देनी है। तो मैं यहाँ पे जो है मेरे पे 7th प्रोविजो आपका एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसे नो सेलेक्ट कर देती हूँ। सेलेक्ट करने के साथ साथ अब मैं यहाँ पे जो है, अगर आपका रिवाइज रिटर्न होता तो आपको वहाँ पे जो है रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक करना होता, और जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल जो है वो आपका इनेबल हो जाता और इसे आप जो है फाइल कर पाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये ग्रे एरिया है, आप इसे जो है डिटेल नहीं फाइल कर पाएंगे। साथ में आपको जो है सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन पे टिक करते रहना है, ताकि आपका जो है अगर सीजन लॉग आउट भी होता है तो आपका डेटा जो है वो सेव रहे। स्टेप की तरफ मैं यहाँ पे चलती हूँ, जो कि बात करता है आपके पार्ट की ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले आएगी अपनी सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम आपकी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आएगी फॉर्म 17, जो एज पर सेक्शन 17 फॉर्म 16 से आपको रिकनसाइल करनी है। वैल्यू एज पर परक्विजिट आपको डालनी है, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अगर आपका कोई है तो वो आपकी डिटेल डालनी है। उसके बाद अलाउंसेस जो है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, जो कि एग्जेम्प्ट इन नेचर है। तो अलाउंसेस की मैं अगर बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपका लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, रेम्यूनरेशन अगर आपको रिसीव हो रही है, अगर आप ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है रिटायरमेंट पे, या कम्यूटेड पेंशन आपको रिसीव हो रही है, अर्न लीव का इनकैशमेंट किया है आपने रिटायरमेंट पे, तो ये सारे आपके जो एग्जम्पशंस है अलाउंसेस की आपकी सैलरी के अंदर दी गई है। अगर आपकी कोई अदर एग्जम्पशन है तो आप अदर एग्जम्पशन पे क्लिक कर सकते हैं, और जो भी एग्जम्पशन आप पे एप्लीकेबल है उसको आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी अमाउंट आपको जो है यहाँ पे इस कॉलम के अंदर फिल करनी है। उसके बाद आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सैलरी को डालेंगे आपका ऑटोमेटिकली इस करंट ईयर के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर आपकी है 50,000 की, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आ जाएगी। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर कोई है एक्सपेंस किया है तो उसकी डिटेल आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2,40,000 की सैलरी जो है वो डाल देती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड आ गई है। उसके बाद आपका आता है, ये सारी डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 1,90,000 आपकी आफ्टर डिडक्शन दिखाई दे रही है। उसके बाद आपकी आती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 ऑप्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, या डीम टू बी लेट आउट। तो जो भी कंडीशन आप पे एप्लीकेबल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट है तो लेट आउट, अदरवाइज डीम लेट आउट है तो डीम लेट आउट। लेट आउट अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है रेंट की डिटेल डालनी है, जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे किया है लोकल अथॉरिटी को उसकी डिटेल डालनी है, फिर आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस एनुअल वैल्यू का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और जो आपका इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल पे वो आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आप इसमें जो है मैक्सिमम 2 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है और वो मैक्सिमम लॉस आप इस रिटर्न से जो है 2 लाख तक का लॉस जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, सेट ऑफ करना है, तो ITR 2 आपको यहाँ पे फाइल करना है। उसके बाद आती है अदर सोर्सेज की इनकम की डिटेल। तो अदर सोर्सेज के अंदर आपके ये कुछ एक डिटेल्स है जो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि अगर आपका TDS डिडक्ट हो रखा है FD, पोस्ट ऑफिस या RD पे, तो आपका यहाँ पे TDS डिटेल जो है 26 AS से यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करके इनकम टैक्स रिफंड की डिटेल भी, उस पर इंटरेस्ट मिला है वो भी आपका ऑटोमेटिकली फिल्ड आ जाएगा। फैमिली पेंशन अगर आपको कुछ एक रिसीव हो रही है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अदर इनकम है तो एनी अदर करके आपको अदर इनकम फिर ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है, और जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे तो आपका यहाँ पे जो है
एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो आ जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स का स्लैब क्या है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो बेनिफिट है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का, वो आप ITR 2 के थ्रू ही यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट सी जो कि डिडक्शन की बात करता है, डिडक्शन के लिए यहाँ पे जो है नया चेंज जो कि लॉकडाउन के अंदर अनाउंस किया गया था रिलीफ के अंदर, कि अगर आपकी 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक, 30 जून तक अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं चैप्टर 6A के लिए, तो उसको आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल जो कि है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो फिल करना है, डिटेल्स देनी है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्या डिपॉजिट करवाया, क्या पेमेंट किया है, और फिर आपको जो है यहाँ पे उसकी डिडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मिल जाएगी। अदर आपको डिडक्शंस जो है जो कि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस कॉलम के अंदर आपके जाएगी। और जो सिस्टम कैलकुलेटेड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 लाख का फिगर डालते हैं तो वो आपका सिस्टम कैलकुलेटेड 1,50,000 जो कि मैक्सिमम डिडक्शन है, वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरह से आप 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शन जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो सारे डाल सकते हैं। साथ में 80D के लिए यहाँ पे चेंज किया गया है कि 80D के लिए एक नया शेड्यूल लाया गया है जिसमें आपको सारी डिटेल डालनी है। जैसे ही आप उसमें डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी। साथ में 80D जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड फिगर है 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि 80D के अंदर आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1 लाख तक ले सकते हैं। 80D के अंदर भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पर्सन के लिए आप यहाँ पे क्या डिडक्शन जो है 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं, कि डिसेबिलिटी जो है डिपेंडेंट पर्सन की वो डिसेबिलिटी के साथ है या सीवियर नेचर की डिसेबिलिटी है। 80DB के अंदर भी आपका यही है, 80E, 80EE ये सारा जो है आपको डिटेल यहाँ पे देना है। साथ में आपको इनकम टैक्स पोर्टल भी अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट नहीं किया है तो बार बार याद दिलाता रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसा आपको यहाँ पे जो है एक विजार्ड एक मैसेज जो है दिखाई देगा कि आपको जो है सेव एज ड्राफ्ट करना है। इसको सिंपली आप जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट करेंगे ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपको 80G के अंदर जो डिटेल डालनी है उसके लिए भी 80G का शेड्यूल है, उसमें आप जैसे ही डिटेल डालेंगे तो डिटेल डालते ही ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड पॉपुलेट हो जाएगा। जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी आपके डिडक्शंस हैं वो सारी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद 80A की छूट जैसे ही आप यहाँ पे लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जितना आप डालेंगे अप टू 10,000 आप यहाँ पे जो है डिडक्शन इसमें 80TTA के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए 80TTB जो है एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपको यहाँ पे इनकम आ रही है, सैलरी इनकम वगैरह, और आप ITR 1 जो है पेंशन के अलावा फाइल कर रहे हैं, तो आपका जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा और आपका 80TTB जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए ये एरिया जो है आपका ग्रे रहेगा। उसके बाद आपका जो है नेचर ऑफ इनकम, अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पे सबसे पहले C2 के अंदर टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि आपका सारा सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम और आफ्टर डिडक्शन आपका टोटल है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड इनकम लेनी है, एग्जेम्प्टेड इनकम को सेलेक्ट करना है, उसके अमाउंट डालनी है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपकी काफ़ी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम की लिमिट यहाँ पे दी गई है 5,000 तक की इनकम के लिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अदर इनकम अगर आपको कोई भी रिसीव हो रही है, जैसे कि स्टैच्यूटरी PF अगर आपको रिसीव हो रहा है, RPF से रिसीव हो रहा है, सुपर एनुएशन फंड है, स्कॉलरशिप ग्रांट हो रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो जो भी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, डिविडेंड इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है।
उसके बाद आपका टैक्स पेबल जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। अगर आपकी इनकम है अप टू 5 लाख तो आपको यहाँ पे रिबेट भी मिल जाएगी 87A की। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जितना भी आपका टैक्स पेबल बनेगा उस पर 4% का लगेगा। टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मिला के जो टोटल टैक्स बनता है उसमें अगर आपकी रिलीफ आती है, यानी कि अगर आपको सैलरी में एरियर मिला हुआ है तो उसकी रिलीफ आ सकती है। और फिर आपका जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी अगर होगी तो इंटरेस्ट भी आपका सिस्टम जो है कैलकुलेट करके दे देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन है आपका टैक्स डिटेल का। तो यहाँ पे आपका ये सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया जाएगा। आपकी TDS और TCS जो आपका रिटर्न में डिडक्ट हो रखा है 26AS के अंदर आ रखा है, तो इसको सिंपली आपको रिफ़्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो जो आपका TDS डिडक्ट हो रखा है सैलरी पे वो आप फॉर्म 16 से आप मैच करवा सकते हैं 26AS से। ये आपका डिटेल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगी। अगर आपका TDS अदर देन सैलरी डिडक्ट हो रखा है तो वो आप फॉर्म 16A से यहाँ पे जो है डिटेल जो आ जाएगी उसको मैच करवा सकते हैं। देख सकते हैं कि डिटेल्स जो आ रही है वो सही है। अगर आपका जो है फॉर्म 16C जो कि पेयर है यहाँ पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। TCS अगर आपका आ रखा है, आपने पे कर रखा है तो उसकी डिटेल आपकी इस शेड्यूल के अंदर आ जाएगी, शेड्यूल ऑफ TCS। और जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है वो आप चालान के थ्रू आप मैच करवा सकते हैं। और टैक्स का पेमेंट जो हो रखा है वो आपका 26AS के थ्रू जो है वो आ जाएगा। तो इस कॉलम की अगर मैं बात करूँ, ये जो टैब है वो सारा का सारा आपका 26AS से आएगा। इसीलिए आपका 26AS का जो रिकन्सिलेशन होना है वो आपका ज़रूरी है। तो टैक्स पेड और वेरिफिकेशन के कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो टैक्स पेबल बनता है, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर दिया है, वो सारे डिटेल के बाद आपका यहाँ पे टोटल टैक्स पे जो आपने किया है वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रैग कर लिया जाएगा। अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट पेबल बनता है तो उसको आपको पे करना है, टैक्स पेड के अंदर डिटेल डालनी है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करना है। रिफ़ंड बनता है तो वो आपका शो करवा दिया जाएगा यहाँ पे। और रिफ़ंड के लिए जो है आप यहाँ पे बैंक की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है तो वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें आपको सीरियल नंबर, IFSC कोड, जिस बैंक के अंदर आपको रिफ़ंड चाहिए, अकाउंट नंबर और रिफ़ंड अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको अपना वेरिफिकेशन के अंदर आपका नाम, आपका फादर्स नेम आ जाएगा। तो उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सेल्फ सेलेक्ट करना है, या अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। आपका फादर्स नेम वगैरह चेक करेंगे, डेट आपको दिखाई दे दी जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको इन तीनों ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि अगर आप E-वेरीफाई नहीं करवाना चाहते हैं, 120 दिन के अंदर आपको CPC को भेजना है। उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको जो है यहाँ पे स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको पोस्ट करना है। उसके बाद अगर आप E-वेरीफाई करवाना चाहते हैं, चाहे आधार से हो, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से हो, डीमैट अकाउंट से हो, या अगर आपके पास DSC है तो DSC से आप प्री वैलिडेट करवा सकते हैं। तो आधार OTP मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पास लेकिन रिटर्न को वेरीफाई करवाने से पहले हमें यहाँ पे 4 और जो टैब बचे हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे शेड्यूल DI को भरेंगे, जो कि है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 तक, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो जैसे ही आप उधर यस सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे एरिया जो है ऑल्टर्ड एरिया मिलेगा। और इस पे आप जो है अपनी अमाउंट्स की डिटेल दे सकते हैं। इसमें 80C से लेके 80 GGC तक जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो वो बात करता है नेक्स्ट टैब, वो है अपना 80D का। 80D के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो कि सीनियर सिटीज़न है। तो यहाँ पे आपको यस, नो और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली
तो इसमें तीनों ऑप्शन में जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें आपको सारी डिटेल देनी है, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपका अगर सीनियर सिटीज़न है तो आपको यहाँ पे जो है आपको ये सेलेक्ट करना है अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं। अदर देन आपका अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी एप्लीकेबल है 80D पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 80G की अगर मैं बात करूँ तो 80G के अंदर जो है वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 80G के अंदर जो भी डोनेशन आपका बनता है, जी के अंदर आपका जो डोनेशन है 100% डिडक्शन के साथ है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो इसके लिए आपको जो डोनर से रिसीट रिसीव हुई है उसकी डिटेल आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। जो भी डिडक्शंस रहेगी वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद GGA के अंदर अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया है तो वो आप यहाँ पे साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब में जाना है। तो यहाँ पे टैक्स पेड के ऑप्शन में आपको इन 3 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप ई-वेरीफाई करवा रहे हैं। ई-वेरीफाई जो है 120 दिन के अंदर करवाएंगे, या आप ई-वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं और ITR-V यहाँ पे जो है CPC बेंगलोर को यहाँ पे भेजेंगे और 120 दिन के अंदर जब भी आपने रिटर्न फाइल किया है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपना ITR-1 जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे, भर पाएंगे और उसे प्रीव्यू करके आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के